अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इजी टेक चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। और इस लेक्चर में ये मैंने एक कंसोलिडेटरी लेक्चर जो है आप लोगों के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैं कंपाइल कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग शॉर्ट जो है वो वीडियोस के अंदर अपना कंप्लीट सिलेबस जो है वो एक एग्ज़ाम से पहले रिव्यू कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स जो है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जो है ICT आप लोगों का कोर्स है, उसका इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट लेक्चर से लेके मिड तक जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो इंशाल्लाह सारा इसके अंदर कवर करेंगे। उसके आपकी रिवीजन भी एक हो जाएगी पूरे सिलेबस की, और आप लोगों को जो है वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कंप्यूटर जो है वो क्या चीज़ है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है कंप्यूटर जो रॉ डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स अब हम लोग यूज़ करते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर्स इनको हम कहते हैं, ये 2 डिजिट्स को कंबाइन करके डाटा को कंपाइल करते हैं। 1 और 0 की फॉर्म में डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर डाटा जो है वो सेव होता है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। जो ओल्डर कंप्यूटर्स है वो एनालॉग कंप्यूटर्स है। एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो जिनसे मिलकर डाटा बनता है। वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी रेंज कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। वेव फॉर्म के अंदर जो है वो डाटा होता है और उसका जो क्रस्ट और ट्रफ्स हैं वो उसकी रेंज को मेजर करते हैं। तो जो कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं उनकी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को हम ज़रा मज़ीद डिटेल में देखते हैं। और सबसे पहले जो इंडिविजुअल यूज़ के लिए कंप्यूटर्स हैं दैट आर कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं। आप लोग जितने भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, या मैं यूज़ कर रहा हूँ, या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर लैब के अंदर जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं दैट आर ऑल काइंड ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर जो है वो आप किसी डेस्क पर रख सकते हैं। तो डेस्क पर रख के एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, उसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ वर्क स्टेशंस। ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं दैट आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर साइंस और ग्राफिक्स। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर पे आप वैरायटी ऑफ डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वर्क स्टेशन जो है ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर कंप्यूटर है तो उसके ऊपर आप ग्राफिक्स का कोई वर्क करना चाह रहे हैं, तो उसको हम स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर फॉर ग्राफिक्स जो है वो कह लेंगे। इसके अलावा कुछ नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं। ये स्मार्ट पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, जैसे इनके नाम से ज़ाहिर है नोटबुक कंप्यूटर्स हैं। इनका वेट जो है वो 3 से 8 पाउंड्स तक होता है, और डिस्प्ले इनका जो है वो, या इनका साइज़ जो है वो 8.5 से 8.5 बाई 11 इंचज़ तक हो सकता है। तो ये भी अमूमन उतने ही पावरफुल होते हैं जितने आप लोगों की डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पावरफुल हैं, बट दे कैन इंक्लूड अ डॉकिंग स्टेशन। डॉकिंग स्टेशन होता है जो डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए एक स्टेशन है, जिसके ज़रिए आप उस एक स्टेशन को जो है वो इंक्लूड ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर, और उसके साथ फिर डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो अटैच कर लेते हैं। डिफरेंट पोर्ट्स उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा टैबलेट कंप्यूटर्स हैं। ये न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन पोर्टेबल कंप्यूटर्स है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स हम ये कह सकते हैं कि आप इसे अपने साथ उठाकर कहीं भी लेके जा सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें इनपुट जो है वो थ्रू अ पेन दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ नोट करनी है, लिखनी है, कोई क्लास में बैठे हुए हैं आप लोग, तो आप लोग लेक्चर नोट करना चाह रहे हैं ऑन अ टैबलेट कंप्यूटर, तो एक पेन डिवाइस के ज़रिए आप वो चीज़ जो आप लोगों ने कॉपी पे लिखनी है वो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो लिखने के लिए जो यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं दैट आर स्पेशल वर्जन ऑफ ऑफिस प्रोडक्ट्स। जो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ते हैं उसके अंदर वर्ड है, एक्सेल है, डिफरेंट चीज़ें हैं,
तो उनके स्पेशलाइज्ड वर्जन जो हैं वो टैबलेट कंप्यूटर्स के लिए डेवलप हुए हैं, जो स्पेशली इन टैबलेट कंप्यूटर्स के ऊपर ही रन हो सकते हैं। इसके अलावा हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं, ये नाम से ही ज़ाहिर है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं, वेरी स्मॉल कंप्यूटर्स हैं। इनको हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA भी कहते हैं। और नोट टेकिंग और कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट के लिए ये यूज़ होते हैं। डाटा कैन सिंक्रोनाइज विद द डेस्कटॉप। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा बाज़ दफ़ा कोई सेल्समैन वगैरह जो हैं वो ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, ये अपने पास रखते हैं। जब वो किसी शॉप वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ से उनके ऑर्डर रिसीव करने के लिए, या आप लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा उनको मैनेज करना है, तो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट के लिए आप ये एक छोटा सा कंप्यूटर रख सकते हैं। और फिर इसका डाटा जो है वो आप लोग डेस्कटॉप सिस्टम्स के साथ इसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से आप सब लोग ही बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो स्मार्टफोन जो है, पहले तो सिर्फ हमारे पास सेल फ़ोन होता था। सेल फ़ोन हम यूज़ करते थे कॉल्स करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए, मैसेजिंग करने के लिए, दूसरों के साथ इन कॉन्टैक्ट रहने के लिए। लेकिन अब जो फ़ोन्स अवेलेबल हैं दैट आर कॉल्ड स्मार्टफोन्स। तो ये सेल फ़ोन और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA का एक कम्बिनेशन है। तो इसमें आप स्मार्टफोन के अंदर सारे जो हैं वो फंक्शंस जो PDA एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सारे फंक्शन अब स्मार्टफोन्स के अंदर अवेलेबल है। वहाँ पे आप वेब सर्फिंग कर सकते हैं, ईमेल जो है वो अपनी देख सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है, आप लोग अब यही कर रहे हैं, अपने सेल फोन्स को जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए सेल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, अपनी ईमेल्स को देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को वेब से फाइंड करने के लिए आप लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ सेल फोन एंड PDA। हाइब्रिड मीन्स होता है कि मिक्सचर है ये सेल फोन का और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस का। द नेक्स्ट वन इज़ नेटवर्क सर्वर्स। तो जैसा कि इसके भी नाम से ही ज़ाहिर है कि नेटवर्क के लिए यूज़ होते हैं, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर्स हैं। तो ये एक मेजर कंप्यूटर होता है सेंट्रलाइज, जिसके साथ बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो नेटवर्क के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वहाँ तक एक्सेस जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स को नेटवर्क सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक प्रिंटर है पूरे ऑफिस के अंदर, सिर्फ एक वही कंप्यूटर यूज़ करना है आप लोगों ने, तो आप एक सिस्टम को एक नेटवर्क सर्वर कंप्यूटर जो है वो बनाएंगे और बाकी जितने भी ऑफिस के अंदर 50 to 60 कंप्यूटर्स हैं वो उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये बाकी जितने भी 50 to 60 कंप्यूटर्स हैं वो अपनी प्रिंटिंग के लिए एक ही प्रिंटर यूज़ करते हैं जो ऑफिस के अंदर है, दैट इज़ कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर। तो ये एक रिसोर्स है जो नेटवर्क के अंदर मौजूद है, और जितने बाकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ वो नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए नेटवर्क सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक जगह पे एक से ज़्यादा मल्टीपल सर्वर्स जो हैं वो पड़े हों डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए नेटवर्क के अंदर, तो उसे हम सर्वर फार्म्स कहते हैं। तो ये भी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के जितना ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है दैट इज़ गिविंग एक्सेस ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज टू डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन द नेटवर्क। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं। इसमें एट अ टाइम जो है वो थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। जो आप लोगों के पर्सनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो वन यूज़र एट अ टाइम हैंडल करते हैं, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो एट अ टाइम इन कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं, और इन कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूज़र्स जो हैं वो एक टर्मिनल यूज़ करते हैं। इसके अलावा मिनी कंप्यूटर्स हैं कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर्स, और ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं इनकी पावर मेन फ्रेम और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के दरमियान होती है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आप लोगों को पता है कि इंडिविजुअल यूज़ के लिए हैं और उसके लिए इनकी जो पावर है वो डिज़ाइन की गई होती है, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनमें थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स जो हैं वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर्स की जो पावर है दैट इज़ बिटवीन मेन फ्रेम एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स जो हैं वो एट अ टाइम अपना काम कर सकते हैं। थाउजेंड्स में हम नहीं जाएंगे और ना ही वन पे रहेंगे, तो उसके बिटवीन हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स पे जो मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। तो जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे 100 ऑफ यूज़र्स हैं,
वहाँ पे जो है वो मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और मिनी कंप्यूटर्स को भी एक्सेस करने के लिए हमें एक टर्मिनल की ज़रूरत होती है। एंड द लास्ट वन इज़ सुपर कंप्यूटर्स। इसके भी नाम से ही आप लोगों को ज़ाहिर है कि द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स मेड नो आर सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स क्या करते हैं? ये लार्ज एंड कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस एक सेकंड के अंदर जो है वो प्रोसेस हो रहे होते हैं। जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे ये सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस। फॉर एग्जांपल नासा एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो स्पेस के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है, तो वहाँ पे जो है वो जो स्पेस से डाटा आ रहा है उससे डिफरेंट डाटा को जो है वो प्रोसेस करने के लिए वहाँ पे सुपर कंप्यूटर जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अब ये जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ी हैं, ये हमारी लाइफ के अंदर जो है हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं कंप्यूटर। आप विदाउट कंप्यूटर्स अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते कि हाउ बैड इट विल बिकम। तो सोसाइटी के अंदर कंप्यूटर्स जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, जितनी भी इन्वेंशंस अभी तक हो चुकी हैं साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के ऊपर वो कंप्यूटर की इन्वेंशन का। तो कंप्यूटर की इन्वेंशन का इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा किस वजह से है? क्योंकि कंप्यूटर्स ने काम करने का तरीक़ाकार ही बदल दिया सारा। तो डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स हैं जो पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं लोग, और डिफरेंट उनके प्रोफेशन हैं, लेकिन वो काम के लिए जो है वो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन चुके हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स। इंफॉर्मेशन इज़ क्रिटिकल टू आवर सोसाइटी एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन इज़ डिफ़िकल्ट। अब यूज़र जो है उनको कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोविड-19 की अगर आप एक एग्जांपल ले लें, तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है पाकिस्तान के अंदर जो कोविड से इन्फेक्टेड हैं, उनकी डिफरेंट एजेस हैं, उनकी डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, उनकी डिफरेंट जो है वो सिम्टम्स हैं हर एक की। तो उनका एक कंबाइंड डाटा जो है वो कंप्यूटर उसको इन्फॉर्मेशन के अंदर, हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करके उसे देता है। आप डिफरेंट वे से, डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगा के, डिफरेंट टेक्निक्स लगा के उस इन्फॉर्मेशन को बाय यूजिंग कंप्यूटर्स एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको समराइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने % लोग जो हैं वो कोविड-19 से जिनकी डेथ हो गई है उनकी एज कितनी है, तो वो वेरी इजीली आप 2-4 फ़िल्टर अपनी डेटाबेस के ऊपर लगाएंगे और वहाँ से आप लोग इजीली उसको देख सकेंगे। तो इसके अलावा अगर वैसे मैनुअली आप इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करें तो वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जो है वो कंप्यूटर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं इस तरह की टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अब हर एक घर के अंदर जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। बड़ों ने भी कंप्यूटर रखा हुआ है, छोटों ने भी रखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं तो उनके अंदर भी एक कंप्यूटर है जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक कंप्यूटर है। तो अब जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो हर घर के अंदर अवेलेबल हैं। तो ज़्यादातर घरों के अंदर जो है वो इंटरनेट भी अवेलेबल है। तो हर घर के अंदर जो है वो एक सोसाइटी के अंदर हमारे कंप्यूटर जो है वो पहुंच चुका हुआ है। तो बाकी जितनी भी इन्वेंशन हैं उनमें हर एक इन्वेंशन जो है उसने इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया आप लोगों की लाइफ को जितना कंप्यूटर साइंस ने किया। और कंप्यूटर्स जो हैं ये बिज़नेस के अंदर वाइडली यूज़ हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं, कम्युनिकेशन और एजुकेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो इसकी डोमेन्स हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। एजुकेशन के अंदर जो है वो कंप्यूटर इसलिए जो है वो ज़रूरी हो चुके हैं क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो हर जितने भी एजुकेशन के लेवल्स हैं वहाँ पे कंप्यूटर की अब एजुकेशन दी जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 to 3 क्लास में ही देखें तो अब स्कूल्स के अंदर 2-3 क्लास से ही जो है वो सारे कंप्यूटर की बुक जो है वो लगा दी जाती है, जहाँ पे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स जो हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। कंप्यूटर का ऑपरेट करना डिफरेंट क्लासेस के अंदर, स्मॉल क्लासेस के अंदर ही उनको सिखाया जाना शुरू कर देता, क्योंकि अब ये एक नीड बन चुकी है। आने वाले दौर के अंदर भी इसकी मज़ीद ज़्यादा इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी,
इसके अलावा जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वहाँ पे कंप्यूटर जो हैं वो वाइडली यूज़ हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी ये डिफरेंट बिज़नेस हैं छोटे लेवल पे, चाहे वो होते हैं, किसी ने एक मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है या किसी ने एक करियाना स्टोर बनाया हुआ है, तो उन्होंने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक कंप्यूटर रखा होता है और उसके ऊपर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया होता है, जिससे वो अपनी सारी जो है वो सेल परचेज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये जो स्मॉल बिजनेस कंप्यूटर्स हैं अलो ऑनर्स टू मैनेज, वो जो बिज़नेस के ऑनर्स हैं वो उन कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं और वहाँ से अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरह से। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए। सिमिलरली गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे वाइडली कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। नेसेसरी टू ट्रैक डाटा फॉर पॉपुलेशन, पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। अब आपके पास भी यहाँ पे पंजाब में ई पे चलान जो है वो जनरेट हो चुका है यूजिंग कंप्यूटर्स। आप लोगों का जो है वो जब कोई चलान होता है तो आप लोगों को एक जस्ट PSID नंबर जनरेट कर दिया जाता है, वो आप कहीं से भी प्रिंट लें और ऑनलाइन उसकी पेमेंट कर दें यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट मेथड। इसी तरह जो टैक्स कलेक्शन एंड कैलकुलेशन मेथड है दैट इज़ आल्सो बीइंग परफॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो वैसे जो गवर्नमेंट्स थी दे आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर यूज़र्स। हमारे घरों में आने से पहले, बिजनेस में आने से पहले, इंटरटेनमेंट में यूज़ होने से पहले सबसे पहले जो कंप्यूटर यूज़ किया है दैट वाज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स। इसके अलावा हेल्थ केयर के अंदर कंप्यूटर्स जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया। रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया हेल्थ केयर सिस्टम हमारा बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर को यूज़ करके न्यू ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ढूंढ सकते हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पेशेंट की स्केड्यूलिंग जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है यूजिंग कंप्यूटर। आप लोग घर बैठे हुए हैं और वहाँ से बैठ के आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं किसी भी डॉक्टर से, तो आपको जो क्लिनिक पे जाके घंटों पहले वेट करना पड़ता था, आप लोगों को वो वेट की ज़हमत से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा जो डिलीवरी ऑफ मेडिसिन है दैट हैज़ बिकम सेवर बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। आप लोगों की जो मेडिसिन है जो आप लोगों ने पेशेंट्स ने खानी है वो उसकी डिलीवरी जो है वो बाय यूजिंग ऑनलाइन इन्वेंट्री सिस्टम एंड ऑनलाइन डिलीवरी यूजिंग कंप्यूटर, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है और सेफ़र हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमने भी देखे हैं यूजेस कंप्यूटर के, देखे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है उसके अंदर, अब बाहर से तो हमें एक बॉक्स नज़र आता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कंपोजिशन क्या क्या है कंप्यूटर सिस्टम की, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे एक कंप्यूटर का। तो एक कंप्यूटर सिस्टम का स्टूडेंट्स 4 मेजर पार्ट्स होते हैं जिनसे मिल के जो है ना वो एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। इसके 4 पार्ट्स हैं। एक हार्डवेयर है, द मोस्ट मेजर एंड इम्पोर्टेंट पार्ट द कंप्यूटर, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। द सेकंड पार्ट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान इंटरेक्शन करवाते हैं। डाटा वो इंफॉर्मेशन है, वो चीज़ है जिसके ऊपर कंप्यूटर ने प्रोसेस करना है। एंड द फोर्थ वन इज़ यूज़र, वो यूज़र जिसने अपने डाटा को प्रोसेस करना है यूजिंग सम सॉफ्टवेयर ऑन अ हार्डवेयर, दैट इज़ अ कंप्यूटर। तो जो हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर होते हैं उसके अंदर मॉनिटर है, कीबोर्ड है, CPU है, प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है। तो ये सारे जो हार्डवेयर हैं ये मिलके एक कंप्यूटर बनाते हैं और उस कंप्यूटर के ऊपर फिर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के डाटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके यूज़र को आउटपुट दे देते हैं। हार्डवेयर, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, ये मैकेनिकल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये टेंजिबल थिंग्स है, एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड। इसके अंदर आप लोगों का कीबोर्ड भी शामिल है, आप लोगों का माउस भी शामिल है, हार्ड डिस्क भी शामिल है, रैम भी शामिल है, प्रोसेसर भी शामिल है, LCD और मॉनिटर्स वगैरह भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल थिंग्स हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ अ सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर क्या करता है, टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो एक कंप्यूटर जो हमारे पास ये एक हार्डवेयर है, हमने सारा परचेज कर लिया, और हमने एक कंप्यूटर सिस्टम ले लिया, उसकी सारी मैकेनिकल डिवाइसेस हमने अरेंज कर ली, वो एक कंप्लीट कंप्यूटर की फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब उस कंप्यूटर को हमने बताना है कि उसने करना क्या है, कौन सी टास्क परफॉर्म करनी है, किस डाटा को किस तरह की इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो हम करते हैं यूजिंग सम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर्स को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करके अपने डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। डाटा जो है ये पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डाटा। आप डिफरेंट टाइप्स का जो रॉ डाटा है उसको कंप्यूटर के ऊपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं और उसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ यूज़र्स, पीपल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, उनको हम यूज़र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। अब यूज़र जो है उसने ही मेजर काम उसका है कि उसने कंप्यूटर को बताना है कि कौन सी टास्क परफॉर्म करनी है, कौन सी टास्क को टर्मिनेट कर दिया जाए, कौन सी टास्क को कौन सी प्रायोरिटी दी जाए, कौन सी टास्क पहले की जाए, कौन सी टास्क बाद में परफॉर्म की जाए, और कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किया जाए। इस वक्त ये सारी की सारी जो टू डू लिस्ट है ये यूज़र ने कंप्यूटर को प्रोवाइड करनी होती है। अब एक यूज़र है, उसके पास एक डाटा है, और डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करता है, और इंसर्ट करने के बाद उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करना चाहता है। प्रोसेस करने के लिए डाटा को उसे ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये परफॉर्म करने पड़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ इनपुट। सबसे पहले आपको कंप्यूटर को डाटा इनपुट देना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आप लोग प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे, और प्रोसेसिंग से आप लोगों के पास कुछ आउटपुट आएगा, और उस आउटपुट को फिर आप स्टोर कर लेंगे अपने पास। अब कंप्यूटर के हम हार्डवेयर को थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं। तो जितने भी आप लोगों के पास कंप्यूटर हैं, चाहे आप लोगों के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, पाम टॉप कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स है, उन सब के अंदर जो बेसिक हार्डवेयर है वो सबका सेम होता है। सबके अंदर ही प्रोसेसर भी होगा, सबके अंदर इनपुट डिवाइसेस भी होंगी, सबके अंदर स्टोरेज भी होगा, सबके अंदर मेमोरी भी होगी, आउटपुट के लिए भी उनके अंदर एक डिवाइस होगी, और उसके अलावा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर भी उसके अंदर अवेलेबल होगा। अब ये जो हार्डवेयर है इसे हम फर्दर 4 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। वो 4 टाइप्स में अंदर सबसे फर्स्ट डिवाइस और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है, दैट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइसेस। और जो आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो दे आर कंसिडर्ड एज ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर्स। तो आप लोगों ने जो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनके ऊपर कैलकुलेशंस और डिफरेंट कंप्यूटेशंस जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस परफॉर्म करती हैं। तो बाज़ कंप्यूटर्स जो हैं उनके अंदर सेवरल एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं। उसमें जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और उसके अलावा कुछ सेकेंडरी प्रोसेसर्स जो हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की प्रोसेसिंग के अंदर हेल्प करते हैं और प्रोसेसिंग स्पीड को ज़्यादा स्पीड अप करते हैं। और वैसे अगर हम फिज़िकली देखें तो जो प्रोसेसर्स हैं कंप्यूटर के वो सिलिकॉन एंड कॉपर के बने होते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ हार्डवेयर इज़ मेमोरी डिवाइसेस। जब आप लोग डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं या डाटा बिफोर प्रोसेसिंग आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव रखना है, तो उसके लिए आप लोगों को मेमोरी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। मेमोरी डिवाइसेस जो हैं वो प्रोग्राम्स और डाटा की स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर के अंदर रखती हैं। उसके अंदर फर्दर आगे उस मेमोरी डिवाइसेस की टाइप्स हैं जिनमें रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम। तो रैम जो है वो एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल हम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर परमानेंटली डाटा जो है वो सेव नहीं होता। जब आप लोगों की पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है कंप्यूटर के अंदर से, कंप्यूटर आप शट डाउन कर देते हैं, तो उसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो आप लोगों का सेव नहीं होगा। ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। रन टाइम के अंदर जो डाटा रिक्वायर्ड है वो रैम के अंदर आ जाएगा और वो वहाँ पे आप लोग उसे यूज़ करेंगे, और उसके बाद जब आप लोग कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे तो रैम के अंदर जितना भी डाटा होगा दैट विल नॉट बी सेव्ड। ये करंट डाटा और प्रोग्राम्स को जस्ट स्टोर करते हैं अपने अंदर जो रैम है।
तो अगर आपके पास सिस्टम के अंदर जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की रैम लगी होगी उतना ही ज़्यादा वो प्रोग्राम्स उसके अंदर आ सकते हैं और उतनी ज़्यादा स्पीड से वो चीज़ों के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं, आप लोग डाटा के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा रीड ओनली मेमोरी रोम, ये रोम जो है परमानेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स है और इसके अंदर जो है वो कंप्यूटर बूट डायरेक्टरीज जो हैं वो सेव हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर जो है वो उसने जब बूट करना है, स्टार्टअप करना है, तो कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो उनको पहले उसने स्टार्ट करना है, कंप्यूटर के कौन कौन से जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको एक्टिवेट करना है, ये सारी की सारी जो डायरेक्शंस हैं वो रीड ओनली मेमोरी रोम के अंदर सेव होती हैं। The third one devices that are hardware devices are input and output devices. तो input devices जो हैं ये कंप्यूटर के साथ यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। आप लोग कंप्यूटर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड या माउस या जॉयस्टिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो जिससे आप क्या करते हैं कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं, उस इनपुट के ऊपर फिर आप डिज़ायर्ड प्रोग्राम के ज़रिए डाटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस का आउटपुट जो है वो आप लोगों को फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलता है। तो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो आप लोगों के पास मॉनिटर होता है, प्रिंटर एंड स्पीकर जो है ये आप लोगों की मेजर आउटपुट डिवाइसेस हैं। कुछ डिवाइसेस इस तरह की भी होती हैं, उनको हम डुअल मोड डिवाइसेस कहते हैं, जो इनपुट के तौर पे भी यूज़ होती हैं और आउटपुट के तौर पे भी यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जो टच स्क्रीन हैं जो आजकल लैपटॉप्स के अंदर भी आ रही हैं और जो स्मार्टफोन्स हैं आप लोगों के उनके अंदर भी सारे के सारे स्मार्टफोन टच स्क्रीन के साथ ही आ रहे हैं। तो वो डिवाइसेस जो हैं वो एज ए इनपुट और आउटपुट दोनों मोड के अंदर वर्क करती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो डाटा को और प्रोग्राम्स को परमानेंटली अपने अंदर स्टोर रखती हैं, तो ये रैम से थोड़ी डिफरेंट है, ये नॉन वोलाटाइल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की पावर फेलियर हो जाता है तो इसके अंदर जो डाटा सेव था वो सेव ही रहता है। तो इसमें दो टाइप्स की स्टोरेज होती हैं, एक मैग्नेटिक स्टोरेज है, फ्लॉपी एंड हार्ड ड्राइव्स आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी होती है, या फ्लॉपी डिस्क जो पहले कभी यूज़ करते थे हम लोग, लेकिन अब तो वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, कोई भी उस तरह की स्टोरेज को यूज़ नहीं करता। हार्ड ड्राइव्स जो हैं वो भी अब फर्दर जो हैं वो SSD हार्ड्स आ गई हुई हैं। इसके अंदर जो है मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर एक मैग्नेट होता है दैट इज़ यूजेस टू एक्सेस डाटा। इसके अलावा ऑप्टिकल स्टोरेज है जो ये भी परमानेंटली डाटा को अपने अंदर स्टोर रखते हैं। इसके अंदर CD और DVD ड्राइवर्स जो हैं, CD और DVD ड्राइव्स जो हैं वो आप लोगों की डाटा को स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं। तो इसमें आप लोगों को एक लेज़र चाहिए टू एक्सेस द डाटा, जो आप लोगों का CD रोम है या DVD रोम है, जिससे आप लोग CD और DVD के अंदर जो डाटा है उसे रीड करते हैं और देखते हैं। तो उस डाटा को CD या DVD से एक्सेस करने के लिए DVD प्लेयर के अंदर एक लेज़र लगा होता है जिसके ज़रिए डाटा को एक्सेस किया जाता है। ये हमने देखा है कि हार्डवेयर कंप्यूटर का, और उसकी फर्दर हमने सब कैटेगरीज देखी। द नेक्स्ट वन इज़ सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं और किस किस मकसद के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। जैसा हमने पहले भी देखा कि सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर ने क्या करना है उसको ये सॉफ्टवेयर बताता है। सॉफ्टवेयर जो हैं दैट आर द रीजंस पीपल परचेज कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जो हैं वो लोग किस लिए परचेज करते हैं, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को अपने सिस्टम के ऊपर रन करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर की भी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें कुछ जो 2 मेजर टाइप्स हैं उनमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इनके अंदर हम देखते हैं कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक मेजर इसका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप लोगों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इंटरेक्शन करवाते हैं विद द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। तो आप लोगों के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनमें विंडोज़ XP है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, इसके अलावा जो आप लोगों के पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं विंडोज़ सर्वर 2003 दैट आर आल्सो
पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कुछ होते हैं, जिस तरह सिमेंटिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर ये करते हैं कि जस्ट दे कीप आई ऑन द होल सिस्टम, द हार्डवेयर एंड द सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। उनके अंदर कोई वायरस नहीं आ रहा, उनके अंदर कोई ट्रोजन तो नहीं आ रहा, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल ओके है। तो उसको देखने के लिए ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं दैट आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। द सेकंड इम्पोर्टेंट कैटेगरी वाज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ये स्पेसिफिक टास्क के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई ऐसे लिखना है तो उसके लिए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करेंगे। उसके अंदर आप जो है वो टाइपिंग करेंगे और अपने ऐसे जो है वो लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपने डिफरेंट तरह का डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करना है विद इन टेबल्स, उसके लिए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यूज़ करेंगे। इसलिए इसके अलावा अगर आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है जो आपने कहीं पर प्रेजेंट करनी है अपने टॉपिक के रिलेटेड, अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड, अपनी क्लास के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर कोई प्रेजेंटेशन है उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने कोई कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करनी है, किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए आप कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडिटर यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर जो वाइडली यूज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर, तकरीबन जितने भी अवेलेबल कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो लाजमी यूज़ होते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज़ कंप्यूटर डाटा। जो हम कंप्यूटर के 4 पार्ट्स पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने कंप्यूटर हार्डवेयर को डिटेल में देख लिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देख लिया। द नेक्स्ट थर्ड पार्ट वाज कंप्यूटर डाटा, तो जिसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने प्रोसेस करना है और उस प्रोसेस के अंदर जो है वो फिर डिफरेंट कंप्यूटेशंस और कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी और फिर आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। तो वो डाटा जो है फैक्ट विद नो मीनिंग ऑन इट्स ओन, आपका रॉ फॉर्म के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, डाटा है आपके पास लेकिन वो आप लोगों को कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, उसे हम कंप्यूटर डाटा कहते हैं। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो है वो स्टोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर 1-0 की फॉर्म में, और इस डाटा को हम फाइल्स की सूरत में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इस डाटा को जो है वो फिर हम कंप्यूटेशंस और डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करके, डिफरेंट प्रोसेसिंग्स जो है इसके ऊपर परफॉर्म करके हम इसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। द लास्ट वंस आर कंप्यूटर यूज़र्स। अब कंप्यूटर के डिफरेंट यूज़र्स होते हैं और उन यूज़र्स की जो रोल है उनका वो उनकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है वो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर एबिलिटी है वो उस कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस जो है वो रखेगा। एक जो है वो फाइल्स की मैनेजमेंट के लिए अलग यूज़र है, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन जो है वो एक अलग यूज़र कर रहा है। इस तरह सिस्टम का सेटअप जो है वो चलाने के लिए एक अलग यूज़र जो है वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने रोल के हिसाब से जो है वो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। तो हर एक जो यूज़र है वो अपनी एबिलिटी के लिहाज से इस कंप्यूटर को यूज़ करता है। डिफरेंट रोल्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिफरेंट यूज़र परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ कंप्यूटर्स यूज़रलेस कंप्यूटर्स भी होते हैं, दे रन विद नो यूज़र इनपुट। ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो खुद ही जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटराइज्ड फायर अलार्म सिस्टम किसी बिल्डिंग के अंदर लगा देते हैं तो उसके लिए किसी यूज़र को सिस्टम को इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है कि आग लगी हुई है, वो खुद ही सेंसर उसके डिटेक्ट करेंगे और वो अगर उस तरह की सिचुएशन होगी तो उसके अलार्म जो है वो रिंग होना शुरू हो जाएंगे। अब ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हमने देख लिया डिटेल के अंदर। ये 4 पार्ट्स जो थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का, डाटा का आप लोगों ने देख लिया और यूज़र्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या हैं उसकी डिटेल को हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कीबोर्ड को जो है वो क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। तो सारे कंप्यूटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है दैट इज़ अ कीबोर्ड। तो कोई भी जो कंप्यूटर यूज़र है उससे कीबोर्ड यूज़ करने के बारे में उसे प्रोफिशेंट होना चाहिए, उसकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए,
उसकी जो ये स्किल है कीबोर्ड को यूज़ करने की, इसे कीबोर्डिंग कहते हैं। तो कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज़ अवेलेबल होती हैं उन सब के बारे में यूज़र को नॉलेज होना चाहिए, कौन सी की जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है और उसको हम किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कीबोर्ड जो है वो काम कैसे करता है। और कीबोर्ड जो है, जब आप लोग कोई भी एक की जो है कीबोर्ड के ऊपर से प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड के अंदर एक कंट्रोलर लगा होता है जिसे हम कीबोर्ड कंट्रोलर कहते हैं। वो डिटेक्ट करता है कि कीबोर्ड की कोई एक की जो है वो प्रेस हुई है। जब वो की को डिटेक्ट कर लेता है कंट्रोलर, तो वो उस की प्रेस के अगेंस्ट जो एक कोड होता है वो सीपीयू को सेंड कर देता है। तो उस कोड के अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी कि जो आप लोगों ने प्रेस की है। अब जो सीपीयू है वो उस कोड के अगेंस्ट जो है वो कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है और उसके अगेंस्ट जो है वो आउटपुट दे देता है। कंट्रोलर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नोटिफाई करता है। डिफरेंट तरह की जो कीज़ प्रेस होती हैं उनके अगेंस्ट कोड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नोटिफाई होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उन कोड के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है और जो है वो उसके रिलेटेड जो टास्क हैं उनको परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कीबोर्ड के ऊपर Alt + F4 इकट्ठा दबाते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को नोटिफाई कर देता है कि जो करंट एप्लीकेशन जो है, रनिंग एप्लीकेशन है, उसे टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस एप्लीकेशन से उस रनिंग प्रोग्राम को टर्मिनेट करके और उससे CPU की यूटिलाइजेशन ख़त्म करवा देता है। इसके अलावा जब कीबोर्ड पे आप कोई एक लेटर फॉर एग्जांपल प्रेस किए रखते हैं, जैसे एक लेटर है तो को अगर आप एक दफ़ा दबाते हैं तो वो टाइप हो जाएगा आपकी किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल के अंदर। तो अगर आप उस लेटर को प्रेस किए रखते हैं तो कंट्रोलर जो है वो उसकी कोड को रिपीटेडली CPU को, ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता जाएगा। द सेकेंड इनपुट डिवाइस इज़ माउस। तो इसके अंदर भी जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर माउस लाजमी होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो। डिफरेंट उसके वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट वर्जन्स हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो माउस लाजमी मौजूद होता है। तो माउस जो है ये यूज़र यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए, और जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंटर नज़र आ रहा होता है उसको हम लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव करने के लिए माउस को यूज़ करते हैं। तो माउस की आगे फर्दर टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस के अंदर एक रबर बॉल होता है। ये पहले आता था लेकिन अब बहुत कम हो गया, अब लेज़र बेस्ड जो है वो माउस आ रहे होते हैं। तो इसके अंदर एक रबर बॉल होती थी। जब हम उस फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में या लेफ़्ट या राइट हम उस माउस को मूव करते थे तो वो बॉल की डायरेक्शन से, मूवमेंट से पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर मूव करता था। लेकिन इसमें जो बॉल है उसकी हमें अक्सर औक़ात जो है वो क्लीनिंग करनी पड़ती है। उसमें से जो कोई डस्ट वगैरह आ जाती है जो उसके सेंसर को पॉइंटर के मूवमेंट में जो डिफ़िकल्टीज सामने ले आती है उसको ख़त्म करने के लिए हमें इसकी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। अब जो माउस यूज़ हो रहे हैं दैट आर ऑप्टिकल माउसेज, लाइट शोन ऑन टू द माउस पैड, रिफ्लेक्शन डिटरमिन स्पीड एंड डायरेक्शन एंड रिक्वायर लिटल मेंटेनेंस। तो माउस पैड जो है उसके ऊपर जब हम माउस रखते हैं तो माउस के नीचे एक लाइट जो है वो होती है। उस लाइट की रिफ्लेक्शन और उस लाइट की जो रिफ्लेक्शन चेंजिंग की स्पीड है उससे वो डिटेक्ट करता है कि मैंने किस डायरेक्शन में पॉइंटर को मूव करना है और कितनी स्पीड से मेंटेन करना है। आप एक माउस को डिफरेंट पर्पसेस के लिए कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट करना चाहते हैं तो आप माउस को यूज़ करेंगे। अगर आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो डबल क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड हो जाता है फॉर परफॉर्मिंग टास्क डिफरेंट। तो अगर आप इसके अलावा ऑब्जेक्ट जो है उसको ड्रैग करना चाहते हैं तो आप पहले माउस से उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसे ड्रैग करेंगे, होल्ड किए रखेंगे तो उससे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट राइट या अप एंड डाउन जो है वो मूव कर सकते हैं उनकी पोजीशन को। तो आप लोग पहले एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किए रखते हैं और उस क्लिक को फिर होल्ड किए रखते हैं जिससे वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। फिर आप अपने पॉइंटर को उसी तरह होल्ड किए हुए माउस को किसी दूसरी पोजीशन पे लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके आप उस माउस बटन को रिलीज़ कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा।
इसके अलावा जो माउस है उसके अंदर अमूमन उसके ऊपर दो बटन होते हैं, एक लेफ़्ट की तरफ होता है, एक राइट की तरफ होता है। तो राइट क्लिकिंग जो है वो जब आप लोग प्रेस करते हैं तो राइट क्लिकिंग से एक शॉर्टकट मेन्यू जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर सकते हैं, न्यू फोल्डर जो है वो कंप्यूटर के ऊपर क्रिएट करते हैं, और इस तरह की डिफरेंट जो शॉर्टकट मेन्यू के अंदर चीज़ें होती हैं उनको आप लोग रन कर सकते हैं, उनसे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप लोग शॉर्टकट मेन्यू से अपने सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। और मॉडर्न माउस जो है उनके अंदर एक स्क्रॉल व्हील जो है वो इंक्लूड होता है। अब माउस जो है उसको यूज़ करने के बड़े ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप लोगों ने अगर किसी चीज़ को पॉइंट करना हो या किसी दूसरी पोजीशन पे लेके जाना हो तो बड़ी फास्टली हो जाता है यूजिंग माउस। अगर आप वैसे कीबोर्ड से करते हैं तो वहाँ से भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है और किसी दूसरी जगह पे मूव हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप टैब के ज़रिए पहले वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जो है वो मूव करते हैं और वहाँ पे जाके फिर आप जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज करते हैं या उनको पॉइंट करते हैं। लेकिन माउस के ज़रिए आपकी जो पॉइंटर पोजीशनिंग है वो बड़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, मेन्यू इंटरेक्शन आप लोगों की बड़ी इजी हो जाती है, और आप लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज़ का पेंट सेक्शन खोलते हैं और वहाँ पे आप लोग एक रेक्टेंगल या ट्रायंगल या सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और फिर आप अपने पेंट वाली विंडो में आते हैं और वहाँ पे आप लोग क्लिक करके उसे ड्रॉ कर देते हैं इजीली। लेकिन कीबोर्ड से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन माउस का फ़ायदा ये है कि आपकी ये सारी चीज़ें स्पीड अप हो जाती हैं। माउस के ऊपर जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि अमूमन आमतौर पर दो बटन होते हैं, लेकिन ये बटन जो है वो 1 to 6 तक हो सकते हैं। तो अमूमन जो है वो माउस जो है वो राइट हैंडेड कन्फिगर्ड होता है। मतलब आप लोगों का जो लेफ़्ट बटन है माउस का उससे आप लोग क्लिकिंग करते हैं और जो राइट बटन है उससे जो शॉर्टकट मेन्यू आपकी वो ओपन होती है। लेकिन आप इसको रिकन्फिगर्ड भी कर सकते हैं माउस के सेटअप के अंदर जाके। विंडो के अंदर आप लोग जो राइट वाला बटन है उससे आप क्लिकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और लेफ़्ट वाले बटन को आप लोग शॉर्टकट मेन्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मेरे अभी कंप्यूटर का माउस जो है वो ख़राब हुआ है लेफ़्ट वाला क्लिकिंग वाला, तो मैंने राइट वाला जो बटन है उसको मैंने कन्फिगर कर दिया है फॉर क्लिकिंग, और जो शॉर्टकट मेन्यू है वो मैंने कन्फिगर कर दिया विद द लेफ़्ट। तो अब शॉर्टकट मेन्यू जो है उसको मैं कंप्यूटर से ओपन कर लेता हूँ और जो क्लिकिंग के लिए है, फास्ट काम करने के लिए मैं अपना माउस यूज़ कर लेता हूँ। उसका एक ही बटन वर्किंग में है राइट साइड वाला, और दैट इज़ कन्फिगर्ड फॉर क्लिकिंग ओनली। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बटन्स भी होते हैं जिनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा माउस के डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इनमें कुछ ट्रैक बॉल्स भी होते हैं। तो ये अपसाइड डाउन माउस है। जो पहले माउस हमने आप मैकेनिकल माउस या इलेक्ट्रॉनिक माउस जो हमने देखा है तो उसका बॉल या लेज़र जो है वो नीचे का होता है, लेकिन जो ट्रैक बॉल्स हैं इनकी अपसाइड डाउन माउस होता है, यानी इनका बॉल ऊपर की तरफ होता है। तो आप लोगों का हाथ जो है वो बॉल के ऊपर आएगा और आप अपने हाथ के साथ इस बॉल को लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव करेंगे, और जिससे जो है आप लोगों का जो पॉइंटर है स्क्रीन के ऊपर वो अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ द बॉल मूव करेगा। इसके अलावा कुछ ट्रैक पैड्स हैं। ट्रैक पैड्स जो हैं ये स्टेशनरी पॉइंटिंग होते हैं जो आप लोगों के लैपटॉप्स के अंदर हैं। आप लोग क्या करते हैं, स्मॉल प्लास्टिक की रेक्टेंगल टाइप ये बने होते हैं। आप अपनी फिंगर को इस पैड के ऊपर रखते हैं और फिर उस पैड के अक्रॉस उस फिंगर को मूव करते हैं, तो उस फिंगर की मूवमेंट के अगेंस्ट पॉइंटर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मूव होता है। जितने भी ये लैपटॉप्स हैं उनके साथ ये माउस पैड जो है वो बड़ा पॉपुलर है, कंपलसरी होता है। हर एक लैपटॉप के अंदर ये माउस पैड इंक्लूडेड होता है। आप एक लैपटॉप के साथ दूसरा मैकेनिकल या लेज़र लाइट वाला माउस भी यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद यूजिंग द ट्रैक पैड्स। इसके अलावा एक ट्रैक पॉइंट भी होता है जो आप लोगों के लैपटॉप के अंदर ही ज़्यादा होता है। लिटिल जॉयस्टिक ऑन द कीबोर्ड, हम इसे लिटिल जॉयस्टिक भी कह सकते हैं। तो इसमें पॉइंटर को आप लोग मूव कर सकते हैं। ज़्यादातर कीबोर्ड्स के अंदर ये G, H और B जो कीज़ हैं उनके दरमियान में ये एक लिटिल छोटी सी जॉयस्टिक होती है। जब आप इसके ऊपर एक फिंगर रखते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप
इसकी ट्रैक्शन करेंगे, जॉयस्टिक की लेफ़्ट करेंगे तो पॉइंटर जो है वो बड़ी स्पीड से लेफ़्ट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, राइट पे करेंगे तो राइट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, अप एंड डाउन। तो ये फास्ट मूविंग ऑफ पॉइंटर के लिए ये एक छोटी सी जॉयस्टिक यूज़ होती है जिसे हम ट्रैक पॉइंट कहते हैं। अब ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, ये सारी इनपुट डिवाइसेस जो हैं ह्यूमंस यूज़ करते हैं। जो इंसान है, जो यूज़र हैं, वो इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं फॉर गिविंग द इनपुट टू द कंप्यूटर्स। तो एर्गोनॉमिक्स जो है ये एक स्टडी है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड टूल इंटरेक्शन। ये आप लोगों के जो डिफरेंट टूल्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, तो इनके साथ जब ह्यूमंस इंटरेक्शन करते हैं तो उसका ह्यूमंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, उसकी स्टडी को हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि एक जो ह्यूमन है, एक यूज़र है कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स के साथ जब इंटरेक्शन करता है तो उस कितना वो सेफली जो है वो इंटरेक्शन करता है और उस इंटरेक्शन के दौरान वो कितना कंफर्टेबल है, कितना वो कंफर्टेबल फील कर रहा है बाय यूजिंग दीज इनपुट डिवाइसेस। तो एर्गोनॉमिक्स के अंदर हम इस इंटरेक्शन को पढ़ते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि सेफली किस तरह इन इनपुट डिवाइसेस को यूज़ किया जा सकता है और कंफर्टेबली किस तरह इन डिवाइसेस को यूज़ किया जा सकता है। इस स्टडी के अंदर हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबली यूज़र जो है वो इन इनपुट डिवाइसेस को यूज़ कर सके। वो एर्गोनॉमिक्स के अंदर स्टडी के अंदर हम एक चीज़ जो इनपुट डिवाइसेस को हवाले से उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए जो चीज़ देखते हैं, द फर्स्ट वन इज़ रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी RSI। तो रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी जो है ये इंजरी जो है ह्यूमंस के अंदर बॉडी के कंटिन्यूस मिस यूज़ की वजह से जो है वो अकर होती है इनके ह्यूमंस के अंदर। ये जो इंजरी है ये हम देखते हैं मिस यूज़ ऑफ द बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 घंटे तक या 5 घंटे तक जो है वो कंप्यूटर को एक ही पोजीशन के अंदर बैठ के देख रहे हैं तो आपका जो बॉडी है अगर वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, आपने कहीं पर टेक वगैरह नहीं लगाई हुई और ऐसे गर्दन टेढ़ी करके एक ही तरफ जो है वो 5 घंटे से कंप्यूटर की तरफ देखे जा रहे हैं, तो आप इससे रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी से सफ़र कर सकते हैं। तो बड़े ज़्यादा प्रोफेशंस हैं जो इन इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करने की वजह से RSI से सफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्रोग्रामर्स हैं तो वो एक ही जगह बैठ के जब एक ही पोजीशन के अंदर अपने हाथों को रख के और एक ही तरफ अपनी गर्दन को झुका के मुसलसल जो है वो कंप्यूटर को यूज़ करते रहते हैं, तो वो इस इंजरी से सफ़र करते हैं। इसके अलावा एक और जो सिंड्रोम है, एक और उसे डिजीज़ आप लोग कह सकते हैं, दैट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल इज़ अ पैसेज इन द रिस्ट। आप लोगों की ये जो कलाई होती है, रिस्ट होती है, उसके अंदर एक पैसेज है जिसके अंदर डिफरेंट नर्व्स और टेंडन्स होते हैं। तो जब आप ज़्यादा कीबोर्डिंग करते हैं, ज़्यादा देर के लिए अपने हाथों को एक ही पोजीशन के अंदर रखते हैं और बार बार जो है वो कीज़ को प्रेस करते जाते हैं, तो उससे आप लोगों के टेंडन्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं। तो नर्व्स जो हैं वो इससे, आप लोगों के बाजू के नर्व्स जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह की जो डिजीज़ है उसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अब इनसे जो है वो बचने के लिए इनकी जो है इनसे आप लोग किस तरह इन सिंड्रोम्स को कम कर सकते हैं, इस इंजरीज को किस तरह कम से कम कर सकते हैं, तो आप लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, कीबोर्डिंग करते हुए इन जो डिजीज़ हैं, इनसे इंजरीज़ हैं जो इनसे आप लोग इफ़ेक्टेड ना हो। तो डिफरेंट इसके जो है वो सजेशन है इसके लिए। द फर्स्ट वन इज़ ऑफिस हार्डवेयर सजेशंस। तो आप लोग अगर ऑफिस के अंदर कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी ऑफिस चेयर इस तरह की होनी चाहिए, तो जिसके ऊपर आप लोगों के आर्म रेस्ट जो है वो एडजस्टेबल होने चाहिए, उनकी हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए। और लोअर बैक जो है आपकी, अमूमन जब कंप्यूटर पे आप ज़्यादा देर बैठते हैं तो लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो जाती है, तो लोअर बैक को एक सपोर्ट जो है वो चेयर के ऊपर देने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो जहाँ पे आप बैठे हैं और सेकंड जहाँ पे आप लोगों ने अपना कंप्यूटर रखा हुआ, तो वो जो डेस्क है उनके अंदर इस कीबोर्ड ट्रे होना चाहिए जिसके ऊपर जो है वो
कीबोर्ड आप लोग प्लेस करेंगे और कीज़ को टाइप करेंगे तो कीप हैंड एट द कीबोर्ड हाइट। तो जितनी कीबोर्ड की हाइट है उतनी हाइट पे आप लोग अपने बाजू को जो है वो चेयर के बाजू को एडजस्ट करें। आप लोगों को अपने बाजू कीबोर्ड पे लेके जाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और अपने मॉनिटर को जो है वो अपने आई लेवल पे रखें बिल्कुल सीधा, जिससे आप लोगों को गर्दन जो है वो नीचे या ऊपर या पीछे या लेफ़्ट राइट जो है वो ज़्यादा देर घुमाने की या एक ही पोजीशन पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लोगों के बिल्कुल हाई लेवल के ऊपर मॉनिटर होगा तो उससे आप जो है वो RSI से भी बच सकते हैं। अब RSI से बचने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सबसे फर्स्ट जो है पहली जो है वो है सिट अप स्ट्रेट। जब आप लोग कीबोर्ड को यूज़ करने के लिए बैठें तो बिल्कुल सीधे बैठें। आप इस तरह ना बैठें कि आपने कुछ बॉडी का हिस्सा जो है वो आगे है आपका और पीछे आप लोगों ने हेड के साथ टेक लगाई हुई है। तो अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। तो रिस्ट की जो है वो पैडेड रिस्ट सपोर्ट रखें। पैड जो है वो अपनी रिस्ट के नीचे रखें। अपने बाजू जो है उनको बिल्कुल स्ट्रेट रखें जिस तरह आप लोगों को ये इमेज के अंदर नज़र आ रहा है। और बिल्कुल प्रॉपरली जो आप लोग कीबोर्ड को यूज़ करें और यूज़ करते हुए उसमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स भी लें। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कंटिन्यूसली 1 आवर कीबोर्डिंग करनी है, कीज़ को टाइप करना है, तो आप एवरी 10 मिनट्स या 5 मिनट्स के बाद 1 to 2 मिनट्स जो है वो ब्रेक करें, उसके बाद दोबारा से टाइपिंग स्टार्ट करें। अब ये तो डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो हमने डाटा को इनपुट करने के लिए पढ़ी हैं, जिसमें कीबोर्ड है और माउस है और उसके माउस के डिफरेंट वेरिएंट्स आपने देखे और उनकी वजह से जो इंजरीज और सिंड्रोम हो सकती है वो हमने देखी। उनको अवॉइड करने के लिए क्या टेक्निक्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं वो हमने देखा। इसके अलावा कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए आप कंप्यूटर को डाटा जो है वो इनपुट कर सकते हैं फॉर प्रोसेसिंग। ये डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं? एक है डिवाइसेस हैं दैट आर फॉर हैंड पेन बेस्ड इनपुट डिवाइसेस, जो आप लोगों के टैबलेट पीसीज हैं या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हैं। वहाँ पे डाटा को एंटर करने के लिए हम एक पेन यूज़ करते हैं। पेन से हम डाटा जो है अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर कर देते हैं। पेन जो है वो एक पॉइंटर के तौर पे यूज़ होता है और हैंड राइटिंग रिकग्निशन जो है वो भी सिस्टम का एक पार्ट होता है। इसके ऊपर आप अगर कुछ लिखते हैं तो वो उस रिकग्निशन को अंडरस्टैंड करके उससे जो है वो कंप्यूटर की बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके अपने अंदर सेव कर लेता है। तो इसके अलावा जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी होते हैं, जो आप अपने जो है वो अगर वैसे आप लोग कीबोर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, आपके कीबोर्ड के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है तो फॉल्ट आ गया हुआ है, तो आप अपने माउस के ज़रिए जो है वो एक कंप्यूटर के अंदर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज़ करके माउस के ज़रिए जो है उसकी डिफरेंट कीज़ जो है उनको प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो टच स्क्रीन हैं डिफरेंट, जो आप डिफरेंट आप लोगों ने देखी होंगी ATM डिवाइसेस हैं, उनके ऊपर टच स्क्रीन है। आप किसी भी बटन को प्रेस नहीं करते, जस्ट आप उसके ऊपर डिफरेंट जो ऑप्शन हैं वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उन टच स्क्रीन से ही आप उस सिस्टम को इनपुट दे देते हैं। तो इस स्क्रीन के ऊपर जो है डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं जो सेंस करते हैं कि आपने किस जगह पे अपनी फिंगर को पॉइंट किया हुआ। तो उससे सेंसर्स XY कोऑर्डिनेट्स क्रिएट करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो इनपुट सिस्टम के अंदर चला जाता है। इसके अलावा कुछ गेम कंट्रोलर्स हैं। गेम कंट्रोलर से आप गेमिंग एक्सपीरियंस जो है उसको ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो गेम्स के अंदर जो आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए, दैट आर गिवन बाय सम गेम कंट्रोलर्स। तो कुछ कंट्रोलर्स जो हैं मॉडर्न कंट्रोलर्स हैं, वो आप फीडबैक भी ऑफ़र करते हैं कि आप उसका फीडबैक दें कि आप लोगों को जो गेम कंट्रोलर है उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ कैसा रहा है। तो उस फीडबैक के अगेंस्ट जो है वो मज़ीद उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो गेम कंट्रोलर में बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं और अवेलेबल हैं ज़्यादा, दैट आर जॉयस्टिक और गेम पैड, जो गेम्स के दौरान कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज़ होते हैं। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं। अलाउज द कंप्यूटर द सी इनपुट, फॉर एग्जांपल बार कोड रीडर्स है। जब आप किसी जगह पे शॉपिंग करने जाते हैं
तो अगर वहाँ पे उन्होंने ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस यूज़ की हुई हैं तो वो क्या करती हैं, वो एक बार कोड को रीड करती हैं और उसके अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट कर देती हैं उसे इनटू नंबर्स। बार कोड रीडर्स जो हैं ये बार कोड्स को सिस्टम के ऊपर से पहले रीड करते हैं और फिर उन्हें नंबर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम यूपीसी कोड कहते हैं। और कंप्यूटर जो है वो डेटाबेस के अंदर उस नंबर के अगेंस्ट जो है वो उस नंबर को फाइंड करते हैं डेटाबेस के अंदर, और उसके अगेंस्ट जो है वो डाटा उसको मॉनिटर के ऊपर शो करवा देते हैं, उसका आउटपुट दे देते हैं। और ये लाइट रिफ्लेक्टिंग स्ट्रेटजी से वर्क करते हैं। अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इंडिकेट्स नंबर। अब डिफरेंट बार कोड है, जब उसके ऊपर कोई लाइट पड़ेगी और उससे डिफरेंट बार कोड से डिफरेंट तरह की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो उससे डिफरेंट जो कैपेसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके अगेंस्ट जो एक नंबर होता है डेटाबेस के अंदर, वहाँ से हम डाटा को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इमेज स्कैनर्स होते हैं जो प्रिंटेड मीडिया जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेज है, एक बुक है, तो वो हार्ड फॉर्म के अंदर है, या कोई एक पिक्चर है तो आप उस पिक्चर को स्कैनर के अंदर रख के स्कैन करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो इसमें भी जो है वो लाइट रिफ्लेक्शन का मैकेनिज़्म यूज़ होता है। इसके अंदर भी सेंसर्स लगे होते हैं जो डिफरेंट कलर्स की इंटेंसिटी जो है उसको रीड करते हैं, और कलर डेप्थ जो हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है डिफरेंट फ़िल्टर के ज़रिए, और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो है एक फ़िज़िकल कॉपी की वो कंप्यूटर के अंदर हम लोग जनरेट कर सकते हैं यूजिंग ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। इस तरह एक OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो OCR क्या करता है, आप लोगों की स्कैन टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अखबार है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसके 10 पेजेस हैं और आप उन 10 पेजेस को टाइप करना चाहते हैं। तो टाइपिंग में अगर आप लोगों को सारा दिन लग जाएगा, तो उसकी बजाय अगर आप एक OCR डिवाइस यूज़ करेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, तो OCR क्या करेगी, उस सारे स्कैन टेक्स्ट को एक एडिटेबल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगी। उसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल के अंदर सेव कर सकते हैं, या आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो सेव कर सकते हैं। इसमें हर लेटर जो है उसे स्कैन किया जाता है, फिर ये लेटर्स जो हैं ऑलरेडी नोन लेटर्स जो हैं उनके साथ कंपेयर किए जाते हैं, और जो सबसे बेस्ट मैच होता है जिस लेटर के साथ, वो लेटर जो है उस इमेज के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये जो है OCR बड़ा अच्छा जो एक इनपुट डिवाइस है। इसे हम इजीली जो है वो बड़े ज़्यादा जो स्कैन टेक्स्ट है उसको हम एडिटेबल टेक्स्ट के अंदर विद इन शॉर्ट टाइम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ फिर एरर्स भी आती हैं। रेयरली 100% एक्यूरेट होता है ये। वैसे मैंने तो नहीं देखा अभी तक कोई, मैंने जितने भी स्कैन टेक्स्ट हैं उनको मैंने अगर OCR के जरिए एडिटेबल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया है तो उसको एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करना पड़ता है। तो उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई जो आपका पेज है वो कहीं से थोड़ा सा गंदा हो गया, या कहीं से कोई करैक्टर जो है वो मिटा हुआ है, तो या कोई करैक्टर स्पेशल करैक्टर है जिसकी OCR को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो उसकी जगह पे वो कोई और करैक्टर रिप्लेस कर देता है, जिससे टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ज़्यादा नहीं होता, स्लाइटली 1 to 2% चेंज हो जाता है, जिसे हम दोबारा रिव्यू करके एक्यूरेट बना सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनमें माइक्रोफोन्स है। तो माइक्रोफोन्स जो हैं ये यूज़ होते हैं आप लोगों की स्पीच को, साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। तो स्पीच रिकग्निशन अंडरस्टैंड्स ह्यूमन स्पीच। आप अगर कोई बात जो है वो बोलते हैं, कुछ कहते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल स्पीक की एक ऑप्शन है, आप कुछ बोलते हैं तो उस स्पीक को जो है वो सिस्टम अंडरस्टैंड करता है और उसके अगेंस्ट आप लोगों को जो है वो सर्च करके उस तरह के रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। अलाउज डिक्टेशन और कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर मैचेस स्पोकन साउंड टू नॉन फोनीम्स एंटर्स बेस्ट मैच इनटू द डॉक्यूमेंट। इसमें यह होता है आप लोग बोलते जा रहे हैं और सिस्टम के अंदर जो है वो चीज़ें टाइप होती जा रही हैं।
तो जो स्पोकन साउंड है वो नॉन फोनीम से मैच होता है, और फिर जो नॉन फोनीम्स हैं उनमें से सबसे जो बेस्ट मैच होता है वो डॉक्यूमेंट के अंदर एंटर कर दिया जाता है। इसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI है। तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और अपना जो म्यूज़िक है उसे रिकॉर्ड कर देते हैं, उसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग या प्लेबैक जो है वो म्यूज़िक का वो रिकॉर्ड करते हैं। तो इससे ये होता है जो म्यूज़िशियंस हैं वो अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को कंप्यूटर के अंदर अटैच करके पहले अपना म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हैं और उसके ऊपर फिर डिफरेंट फ़िल्टर्स जो हैं वो अप्लाई करके प्रोफेशनल लेवल का अपना म्यूज़िक जनरेट करते हैं। उसमें से अपना वो नॉइज़ ख़त्म कर सकते हैं, अपनी जो पिच साउंड की उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनके नॉइज़ का लेवल है या उनका जो टेम्पो है उससे वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल कैमराज़ हैं। डिजिटल कैमराज़ जो हैं ये भी एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ होते हैं, ये कैप्चर इमेजेस इलेक्ट्रॉनिकली। तो पहले जो कैमराज़ यूज़ होते थे उनके अंदर हमें एक जो टेप है वो हमें उनके अंदर इंसर्ट करनी पड़ती थी, जिसके ऊपर डिफरेंट इमेजेस जो है उनका प्रिंट होता था और उन इमेजेस से हम फिर आगे फर्दर अपनी फ़ोटोज़ डेवलप करवाते थे। लेकिन जो डिजिटल कैमराज़ हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली इमेजेस को कैप्चर करते हैं, इनके लिए कोई भी फ़िल्म जो है वो ज़रूरी नहीं होती। तो इनके अंदर जो JPG फाइल एक्सटेंशन के साथ जो इमेजेस हैं वो स्टोर होती हैं। डिफरेंट तरह के मेमोरी कार्ड्स होते हैं जो इन कैमरास के अंदर हम यूज़ करते हैं और उन कार्ड्स के ऊपर डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो बड़े ज़्यादा प्रोफेशंस के अंदर ये डिजिटल कैमरास यूज़ होते हैं। इसके बाद वीडियो एंड साउंड, और इसके बारे में हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो अब बाकी की जो आप लोगों की कोर्स है कंप्लीट ICT का, उसकी विद इन 2 to 3 वीडियोस मैं इंशाल्लाह कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो जिसे सुनने के बाद आप लोग इंशाल्लाह अपना पूरा जो ICT का सिलेबस है उसे कवर कर लेंगे और आपकी अच्छी फ़ाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।